हाय छात्रों, क्या हाल है आप लोगों का। शायद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे और तैयारी में लगे रहना भी पड़ेगा क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करनी है। छात्रों, अभी रेलवे, एनटीपीसी और बिहार में बहुत सारे एग्जाम अभी होने वाले हैं या हो भी रहे हैं और इस एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे और रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक मैं अपनी तरफ से लिख करके लाया हूं और यह किताब आपको सफलता दिलाने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह देखिए, मेरी किताब है समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ और बच्चे, इसमें मैंने क्या किया है तो 25-25 क्वेश्चंस का सेट बनाया है। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक सेट में सारे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के प्रश्न मैंने, एक ही टॉपिक के प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। अलग अलग सेट्स, अलग अलग टॉपिक्स के मैंने प्रश्न इसमें डाले हैं। फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ में कंप्यूटर के भी मैंने प्रश्न इसमें दिए हैं जो आपकी संपूर्ण तैयारी की एवं आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये आपको रिवीजन और आपके रिवीजन को धार देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा। बच्चे, मैं बार बार बताता हूं कि देखिए, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सफलता के लिए आपको यह बुक तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो एक बार निश्चित रूप से इस किताब को देखिए, इसके प्रश्नों के, ठीक है, स्तर का उपयोग करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बच्चे, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि 25-25 क्वेश्चन का 251 प्लस सेट मैंने दिया है, कुल मिला के 253 सेट है। साथ ही इस बुक में मैंने पीरियोडिक टेबल और, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड प्रश्नों को लगभग 260 प्रश्न मैंने इसमें डाले हैं जो अलग अलग प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे जेई का एग्जाम हो या अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। वहां से मैंने चुन चुन करके उन प्रश्नों को यहां पर संजोने का काम किया है। साथ ही मैंने इसमें पीरियोडिक टेबल का थ्योरी दिया है जो आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। यह पीरियोडिक टेबल का थ्योरी इतना विस्तृत है क्योंकि पिछले बार मुझे याद है कि ग्रुप डी में जब प्रश्न पूछा जाने लगा पीरियोडिक टेबल का, तो बच्चे बोले कि सर कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो जितना समय बड़ा कम था क्योंकि एकदम अचानक जो है सिलेबस चेंज हो गया, तो उस सिलेबस के चेंजिंग प्रवृत्ति को देखते हुए ये बुक मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। बच्चे, निश्चित रूप से ये आपकी सफलता को दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम लोग आज आपके सामने में सेट 1 लेकर के आए हैं। देखिए, ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। आपको क्या करना है कि इस बुक में देखिए कि मैंने प्रत्येक सेट्स में क्या डाला है, नीचे ओएमआर शीट डाला है, धड़ा 2500 क्वेश्चन रंग लेना है आपको। और ये देखिए, जहां आपको प्रॉब्लम दिखाई दे, आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और मेरे द्वारा कराया गया 2500 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा। साथ ही अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखता है तो ये जो पीडीएफ, अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ बताऊंगा, तो वो पीडीएफ जो है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रुक्मिणी प्रकाशन, ठीक है, लाइव, और ये देखिए रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल है हम लोग का रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर अवेलेबल है। यहां से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। बच्चे, मेरे से जुड़िए। अगर, ठीक है, अगर आपको सफलता लेनी है तो जुड़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। सफलता अगर गेन करना है, अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका टीचर भी मेहनती है और वह बच्चों से मेहनत करवाना जानता है और यह भी जानता है कि सफलता किस प्रकार मिलती है। सफलता किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से जुगाड़ से नहीं मिल सकता है। सफलता के लिए आपको निश्चित रूप से मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे, आज मैं शुरू कर रहा हूं सेट 1 और ये आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे से। जुड़िए,
क्योंकि ठीक है, एक बार इस टीचर का भी ठीक है महत्व समझिए कि ये टीचर क्या कर रहा है, ये टीचर क्या करना चाह रहा है और ये आपकी सफलता को दिलाने में क्या भूमिका निभा रहा है, ये जरा देखिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सेट 1 के पहले प्रश्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको। सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आपको। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। क्या है कि लकड़ी के ठीक है, लकड़ी का गुटका, ध्यान दीजिएगा जरा, लकड़ी का गुटका क्या हो रहा है, लकड़ी का गुटका पानी ठीक है, पानी घनत्व 10³ kg पर मीटर क्यूब के ऊपर अपने आयतन के 30% तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में क्या होगा। आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि यहां देखिए लकड़ी का घनत्व, यहां देखिए लकड़ी का घनत्व बटे जल का घनत्व, यहां देखिए जल का घनत्व बराबर, ये देखिए क्या होगा, जल का घनत्व बराबर हो जाएगा क्या भाई जी, तो ये हो जाएगा ठीक है, पानी के अंदर या जल के अंदर ठीक है लकड़ी का भाग, जल के अंदर लकड़ी का भाग, ध्यान दीजिएगा लकड़ी का भाग, याद रखिएगा। देखिए कितना आसान मैंने सवाल को बना दिया। ठीक है, जल लकड़ी का घनत्व बटा जल का घनत्व बराबर पानी के अंदर ठीक है लकड़ी का भाग, जितना पानी के अंदर होगा। तो यहां देखिए पानी के ऊपर है 30%, तो पानी के अंदर कितना होगा भाई 10, ठीक है, पानी के अंदर हो जाएगा 70%, क्योंकि हम क्या करेंगे 100 में से ठीक है 30 घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा लकड़ी का घनत्व, ध्यान देना है यहां पर। ठीक है, लकड़ी का घनत्व क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं रो वुड ठीक है बटे जल का घनत्व रो ठीक है वाटर यानी H2O, यहां देख लीजिए बराबर क्या हो जाएगा। तो पानी के अंदर लकड़ी का भाग कितना है भाई, तो पानी के अंदर लकड़ी का भाग 100 माइनस 30% कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, रो वाटर, रो वुड निकालना है, ये वुड है लकड़ी है, तो रो वुड बराबर क्या होगा भाई, तो रो वुड बराबर हो जाएगा भाई जी क्या होगा, तो 70%, 70/100 गुना रो वाटर यानी 10³ हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा यानी 0.7 गुना 10³ kg पर मीटर क्यूब, 0.7 गुना 10³ kg पर मीटर क्यूब। कितना आसान है सवाल बनाना भाई, एकदम आसान है भाई जी। ये आपको सफलता दिलाएगा। मैं बार बार बताता हूं कि जब भी लकड़ी की बात कीजिएगा तो लकड़ी क्या होता है, लकड़ी सेकेंडरी जाइलम होता है, लकड़ी क्या होगा द्वितीयक जाइलम होता है। और यहां देखिए पानी क्या होता है भाई जी, पानी मतलब H2O, पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर महत्तम, 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है और इसे सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है। अब जरा यहां देखिए आयतन, कोई वस्तु जितना स्थान घेरेगा उसे उस वस्तु का आयतन कहेंगे। जरा यहां देखिए घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है और इसका मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब। और बहुत सारी बातें और भी मैंने बताई है जो मैं स्लाइड के जरिए आपको बताऊंगा। जरा देखिए मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, क्या है ये देखिए क्वेश्चन को मैंने बनाया, कैसे बनाया, चुटकियों में मैंने क्वेश्चन को बना दिया। कैसे बनाया जरा देखिए इसको, लकड़ी के गुटका का घनत्व बटा जल का घनत्व बराबर लकड़ी के गुटके के जल में डूबे हुए भाग का आयतन। तो भैया x मान लेते हैं लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी का कितना भाग डूबा हुआ है, तो लकड़ी का घनत्व मान लेते हैं x, और ठीक है आपको जल का घनत्व पहले ही दिया हुआ 10³ kg पर मीटर क्यूब बराबर लकड़ी के गुटके के जल में डूबे हुए भाग का आयतन प्रतिशत, और इसके आधार पर निकाल लिया लकड़ी का घनत्व कितना 0.7 गुना 10³ kg पर मीटर क्यूब। और देखिए मैंने आपेक्षिक घनत्व भी बताया है, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो किसी वस्तु का घनत्व यानी वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व का आयतन क्या होता है, तो ये होता है आपको क्या होगा भाई, तो ये होगा आपको रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। क्या कहेंगे, हाइग्रोमीटर कहेंगे, नहीं भैया रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना है तो हाइग्रोमीटर अगर होता है तो ये आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। क्या मापेगा, आपेक्षिक आर्द्रता। और रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस मीटर का,
हाइड्रोमीटर, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। हाइग्रोमीटर यंत्र आपेक्षिक आर्द्रता मापता है, जबकि हाइड्रोमीटर यंत्र आपेक्षिक घनत्व मापेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर का। और आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो हाइग्रोमीटर का करेंगे। बच्चे यहां देखिए, घनत्व क्या होता है? तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। घनत्व क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम होगा, यानी केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एकदम इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? तो 10³ केजी पर मीटर क्यूब होता है, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? तो 10³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो ये बार बार आपसे पूछेगा। तो ठीक भैया, सफलता लेनी है तो जुड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब, क्या कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पानी? प्रदूषित पानी, यानी पानी खराब हो गया। पानी क्या हो गया? खराब हो गया, पी नहीं सकते हैं भाई, तो जैविक उपचार करना पड़ेगा। और जब भी जैविक उपचार की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैविक उपचार की बात करेंगे तो बायो रेमेडिएशन होता है। क्या होता है? बायो रेमेडिएशन होता है। और जैसे ही पानी खराब होगा तो पानी के बॉड का मान बढ़ जाता है, और जैसे ही पानी का उपचार का उद्देश्य क्या है? बॉड को कम करना। एकदम ध्यान में रखिएगा, पानी, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य बॉड को कम करना है। अब ये दिमाग में आपको आ रहा होगा कि सर ये बॉड क्या? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बॉड क्या होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। अब देखिए, थोड़ी सी बात समझ लीजिए, क्या है समझना। तो भाई साहब, जब पानी प्रदूषित होगा, तो जब पानी प्रदूषित होगा तो क्या होगा? तो पानी में, ठीक है, आपको जैविक पदार्थों की वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही पानी में पोषक पदार्थों या जैविक पदार्थों की वृद्धि होगी तो क्या होगा? पोषक पदार्थ बढ़ गया तो धड़ाधड़ उसमें क्या होगा? आपको जलीय जीवों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही जलीय जीव की संख्या में वृद्धि हुई, बॉड का मान बढ़ जाएगा। यानी ठीक है, जल के प्रदूषण के कारण जब जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो ठीक है, उस जलीय जीवों को ऑक्सीजन बाहर से बहुत ज्यादा चाहिए। तो यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। अभी मैंने यहां लिखा है, बॉड का लेवल देखिए, 1 से 2 अगर होगा तो वेरी गुड, देयर विल नॉट बी मच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई। यानी बॉड का मान अगर 1 से 2 होता है तो याद रखिएगा, तो 1 से 2 होगा तो बॉड का मान यानी बहुत अच्छा जल है। ठीक है, 3 से 5 अगर हो जाता है तो मॉडरेटली क्लीन है, फेयर है जल। और 6 से 9 हो गया तो बहुत खराब जल। 100 से ऊपर हो गया तो वेरी पुअर, यानी काफी खराब जल होगा। चलिए अब जरा हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा भैया, क्या कह रहा है सॉल्यूशन में। और भी बहुत सारी बातें मैंने बताई है, तो इसका आंसर होगा प्रदूषित पानी के जैविक उपचार, बायो रिमेडिएशन का उद्देश्य बॉड को कम करना। और मैंने यह भी बता दिया बॉड है क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जरा देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें मैंने क्या लिख रहा। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार, ध्यान दीजिएगा, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य बॉड को कम करना है। बॉड का पूरा अर्थ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग होगा। यानी बॉड का पूरा नाम क्या? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग होती है। जैसे जैसे जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, फलस्वरूप ऑक्सीजन की खपत अधिक होने लगती है, अर्थात बॉड बढ़ जाता है। यानी बॉड बढ़ा तो जल प्रदूषित, बॉड बढ़ा तो जल क्या हुआ? प्रदूषित हो गया। और बॉड अगर कम होगा तो ध्यान में रखिएगा जल, ठीक है, जल क्या होगा? जल जो है, ठीक है, आपको
ठीक है पीने योग्य हो जाएगा, यानी आपको प्रदूषित नहीं होगा, पीने योग्य होगा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड जल प्रदूषण के मानक के निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है। पेयजल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। स्नान के लिए 4 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, और जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर जल क्या होगा? प्रदूषित जल कहलाता है। नदियों में बोर्ड का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। याद रखिएगा, बहते हुए जल में कितना होगा? 10 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। तो यह ध्यान में रखना है, बोर्ड का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। 3rd नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा बीटी कॉटन नहीं है, बीटी कॉटन नहीं है भाई साहब। बीटी कॉटन यानी बीटी, बीटी इसको बोलते हैं बैसिलस थुरेजेनेसिस, बैसिलस थुरेजेनेसिस कहते हैं। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर ठीक है थुरेजेनेसिस, एकदम ध्यान में रखिएगा क्या है। ये देखिए फोटो भी मैंने लगा के रखा है, क्योंकि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है और इसके द्वारा आपको क्या होगा? हाई यील्डिंग वैरायटी यानी बहुत उच्च पैदावार किया जाता है। किसका? तो ठीक है किसका? तो कॉटन का भाई साहब। इसको बोलते हैं बैसिलस थुरेजेनेसिस। कॉटन के पौधे में ध्यान दीजिएगा जरा, कॉटन के पौधे में हमने क्या किया? कॉटन के बीज में हमने क्या किया कि बैसिलस थुरेजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। ये क्या है? जीवाणु है। इस जीवाणु का क्राइजीन, याद रखिए क्राई, ठीक है क्राइजीन को हमने काट करके इस कॉटन में डाल दिया, ठीक है, जिससे यह क्या होगा? यह ठीक है आपको ध्यान में रखिएगा कीट प्रतिरोधी गुण वाला हो गया, कीट प्रतिरोधी गुण वाला हो गया। ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रतिरोधी? तो कीट प्रतिरोधी गुण वाला हो गया। तो मैंने क्या किया, क्या बता रहा हूं मैं कि बीटी कॉटन जो है बैसिलस थुरेजेनेसिस, यह एक जीवाणु है जो आपको भूमि में रहता है, जो मिट्टी में रहता है। इस जीवाणु के क्राइजीन को काट करके हमने कॉटन में डाल दिया, जिससे इसमें कीट प्रतिरोधी गुण का विकास हो गया। और यह कीट प्रतिरोधी गुण से क्या हुआ? हाई यील्डिंग वैरायटी ये बन गया। क्या बोला? उच्च उत्पादकता गुण वाला हो गया। कौन सा गुण वाला हो गया? उच्च उत्पादकता यानी हाई यील्डिंग, काफी ज्यादा इसने क्या किया? पैदावार किया। और वर्तमान में महाराष्ट्र, कहां पर? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बहुत सारे राज्यों में इसकी खेती की जा रही है। तो ध्यान में रखिएगा कि यह बीटी कॉटन है क्या? जीएम पौधा है भाई, एकदम सही है। ठीक है, कीट प्रतिरोधी है, यह भी सही है। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति यंत्र है, एकदम सही तंत्र है, सही बात है, क्योंकि इसमें एक जीवाणु है जिसको बैसिलस थुरेजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस थुरेजेनेसिस कहते हैं। इस जीवाणु का क्राइजीन को हमने डाल दिया है, तो यह एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र भी है, लेकिन सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं होता है। इसीलिए बीटी कॉटन सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा भाई। क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, इसमें मैंने क्या क्या सॉल्यूशन करवाया है। ये देखिए बीटी कॉटन, बहुत सारी बातें यहां मैंने लिखी है। बीटी कॉटन सभी पेस्टिसाइड, ध्यान दीजिएगा सभी पेस्टिसाइड्स, ठीक है, बीटी कॉटन सभी पेस्टिसाइड। यहां देखिए पीछे चलते हैं हम लोग। बीटी कॉटन सभी पेस्टिसाइड्स भैया, ये देखिए। चलिए क्या कह रहा है कि बीटी कॉटन सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं होता है। बीटी कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है, जिसमें बैसिलस थुरेजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाला जाता है। ये देखिए ये जीन है, कौन सा? ये बैसिलस थुरेजेनेसिस। कौन सा है? बैसिलस थुरेजेनेसिस का जीन है। अब यहां देखिए क्या करते हैं, थुरेजेनेसिस, ये देखिए ये जीन है, ठीक है। ये क्या है? बैसिलस थुरेजेनेसिस है, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो ये उसका जीन है जी। इससे हमने यहां से क्राइजीन को काट लिया। ध्यान दीजिएगा क्यों मैंने ये फिगर बनाया है, क्राइजीन को काट लिया, क्योंकि ये तो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, जीन को काटने के लिए जिस सीजर का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज। याद रखिएगा, जीन को काट
काटने के लिए जिस सीजर का प्रयोग करेंगे उसको रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लिएज कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लिएज। इसको काट लिए और ये मान लीजिए कपास का बीज है, इसमें इसको, ठीक है, ये जो क्रायोजीन था इसको हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो ये क्या होगा, आपको कीट प्रतिरोधी डेवलप हो गया। यहां देखिए, ठीक है, पौधे पर कीटनाशक दवाइयों के छिड़काने की आवश्यकता नहीं होती है। बीटी कॉटन जब बन गया तो उस पर किसी भी प्रकार के कीटनाशक दवाइयों के लिए वह आवश्यक नहीं है। ये देखिए, यह बैक्टीरिया भूमिगत होता है और डेल्टा एंडोटॉक्सिन, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह डेल्टा एंडोटॉक्सिन नामक क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। बीटी कपास के 3 परिवर्धित किस्म हैं, मैक 12, मैक 162 और मैक 184। भारत सरकार ने बीटी कॉटन को कब से दिया? तो 2002 से बीटी कॉटन की मंजूरी प्रदान की। बीटी कॉटन के व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी सर्वप्रथम किसने दिया था? यूएसए ने। कब दिया? 1995 में। भारत में बीटी कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, याद रखिएगा सबसे अधिक कहां पर उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। तो बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत आपके लिए लाभदायक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई साहब, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कोई वस्तु अपने विराम यानी x बराबर 0 से t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करता है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो क्या होगा? 2 सेकंड और 4 सेकंड की अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा? भाई साहब ये चल भैया चल, x बराबर 0, t बराबर 0, यहां से चल दिया, चला भाई, कहां चला? तो 2 सेकंड में। 2 सेकंड में वेग निकाल लीजिए। 2 सेकंड में कितना वेग? तो v बराबर u प्लस ए टी, v1 बराबर u प्लस ए, ठीक है, t1 कर लीजिए। तो ये देखिए u तो 0 है और v1 का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा ए नियत त्वरण है, त्वरण 3 है और पहला 2 सेकंड में, यानी 6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहां से 4 सेकंड, कहां से? तो ये देखिए इनिशियल पॉइंट से 4 सेकंड तक तय कर रहा है दूरी, तो इनिशियल से 4 सेकंड दूरी तय कर रहा है। v2 बराबर u प्लस ए इंटू क्या होगा? t2। अब देखिए भैया क्या होगा, ये 0 प्लस ए का तो वैल्यू 3 ही है और t2 का वैल्यू कितना है भाई? तो t2 का वैल्यू है 4 सेकेंड, तो 4 तिया कितना? 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना है? तो ये देखिए हमको औसत निकालने के बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग v एवरेज बराबर क्या हुआ? v1 प्लस v2 बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो 12 v1 प्लस v2 बटा क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। v1 प्लस v2 बटा क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। तो v1 है 6 और v2 है 12 बटा क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए। बराबर क्या हुआ? 18/2 बराबर क्या हो गया? 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे ऊपर। क्या करना है आपको? करना क्या है? यहां देखिए x बराबर 0, t बराबर 0, यहां से स्टार्ट किया बॉडी, तो v बराबर गति के पहले समीकरण से v बराबर v1 बराबर u प्लस ए t1, तो a का वैल्यू तो ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और 2 सेकंड में कितना दूरी? 6 मीटर पर सेकंड। फिर शुरू से कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो v2 बराबर u प्लस ए t2, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 4 यानी 12 मीटर पर सेकंड। और जब हमने इसका औसत निकाला, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसका औसत निकाला तो v1 प्लस v2 बटा 2 कर लिए, तो 6 प्लस 12/2 यानी 9 मीटर पर सेकंड हो गया। आंसर क्या होगा भाई? तो डी नंबर आंसर होगा। कितना नंबर? डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं मैंने सॉल्यूशन क्या किया है, तो उसको देख लेते हैं। क्या किया है मैंने? सॉल्यूशन बहुत सारा सॉल्यूशन किया है मैंने। देखिए x बराबर 0, तो ये देखिए दो पहले त्वरण का मान कितना है भाई जी? तो ये त्वरण का मान है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नियत है 2 सेकंड में निकाल लिया वेग 6 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए 4 सेकंड में निकाल लिया वेग 12 मीटर पर सेकंड और v एवरेज निकाल लिया v1 प्लस v2, तो निकल गया 9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए औसत वेग क्या होता है भाई जी? तो कुल विस्थापन एवं कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहा जाता है। कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहेंगे। जबकि यदि आधी दूरी v1 से दूसरी आधी दूरी v2 वेग से चले तो औसत वेग हो जाएगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर 2 बातें याद रखिए। दूरी क्या कहता है? तो ये देखिए ऐसे ऐसे चला
तो कुल तय किए गए पथ को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। विस्थापन क्या होगा, तो ये देखिए, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो याद रखिएगा इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपको सफलता दिलानी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, देखिए रमासर सभा, ठीक है, रमासर सभा जरा देख लेते हैं क्या है। तो रमासर सभा जो है, ध्यान रखिएगा कि रमासर सभा में क्या किया गया था कि आपको 1971 में ईरान में रमासर सभा हुआ था। इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमि का संरक्षण। याद रखिएगा क्या है, आर्द्र भूमि का संरक्षण। आर्द्र भूमि का संरक्षण इसका उद्देश्य था। किसका, तो याद रखिए रामासर सभा का। क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिए, यही गलत हो गया आपको, कौन सा जोड़ा गलत है, तो यही गलत होगा, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कौन सा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से एकदम सही है, क्योंकि KYOTO क्योटो प्रोटोकॉल, आपको पता होगा कि यह CO2 गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। CO2 गैस के उत्सर्जन से संबंधित है, एकदम ध्यान में रखिएगा। किस गैस के उत्सर्जन से, तो CO2 गैस के उत्सर्जन से यह संबंधित है। कौन, तो क्योटो प्रोटोकॉल। अब जरा देखिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और रियो सभा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी संपूर्ण पर्यावरण को संरक्षित कर मनुष्य के विकास से संबंधित सभा जो है वह रियो सभा है। और यह 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और वहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया बच्चे। क्या आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। जरा देख लीजिए, हम लोग चलते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या बातें हो रही है। तो ये देखिए, रामासर सभा गलत सुमेलित है। कौन सा गलत सुमेलित है, रामासर सभा। यहां देख लीजिए भैया, रामासर सम्मेलन नम भूमि, नम मतलब आर्द्र भूमि, मैंने पहले ही बता दिया। रामासर सम्मेलन कौन सा, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। विश्व स्तरीय प्रयास है भविष्य के लिए झीलों एवं नम भूमि के संरक्षण इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य इतना क्या हो गया है, उतावला हो गया है कि वह सब कुछ का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे झील आपको संरक्षित नहीं है, झील प्रदूषित हो रही है, जिससे नम भूमि आर्द्र भूमि प्रदूषित हो रही है। तो उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, रामासर सम्मेलन, रामासर, ठीक है, रामसर सम्मेलन आपको के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयास 1971 में हुआ। यह सम्मेलन, ठीक है, ईरान में हुआ था। 21 दिसंबर 1975 को पहला सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, वर्तमान में 171 देश इसमें है। भारत इसको कब किया, 1982 में। तो क्या याद क्या रखना है यहां पर, रामासर सम्मेलन पहली बार कब हुआ, 1971 में, ठीक है। लागू कब हुआ, 1975 में। भारत ने कब इसको किया, 1982 में। ये ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कितने देश, तो वर्तमान में इसमें 171 देश हैं। वर्तमान में भारत में कितने रामासर साइट्स हैं, तो रामासर जैसे ही बोले आर्द्र भूमि का संरक्षण, रामासर भारत में कितने साइट्स, तो 41 साइट्स। रामासर का सम्मेलन पहली बार कब हुआ था, तो 1982 में। बोलो पहली बार 1971 में। लागू कब हुआ, 1975 में। भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किया, तो 1982 में। ध्यान दीजिएगा जरा। और देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, भैया जैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल आए, CO2 गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह क्या हुआ था, कौन सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। अब जरा देखिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। रियो सभा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ध्यान में रखिएगा, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। वहीं पर धारणीय या सतत विकास तथा जीवन की उच्च गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए पृथ्वी को संरक्षित, सुरक्षित और विश्वव्यापी साझेदारी की भावना को स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा याद रखिए ना, क्या है, कुछ नहीं है भाई, क्या है, तो रामासर सम्मेलन, रामासर सम्मेलन, आर्द्र भूमि के संरक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ठीक है, CO2 गैस के उत्पादन को नियंत्रित करने से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। रामासर आपको रियो सभा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। और पहली बार ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 1992 में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ठीक है, मेरा उद्देश्य आपकी सफलता है। बिना सफलता दिलाए मैं चैन से बैठ नहीं सकता और निरंतर मैं प्रयास कर
करता रहूंगा आपको सफलता दिलाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं देखिए भाई, यहां देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रकाश की किरण, ये देखिए एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव्य से हो गुजरती है और 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो उस द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा? भाई साहब ये देखिए, चला प्रकाश की किरण और अपने माध्यम से मुड़ गया, ये देखिए हल्का सा विचलित हो गया। जाना चाहिए था इसको 60 डिग्री पर, लेकिन ये गया कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो आपको पता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या? म्यू बराबर क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। यहां देखिए साइन आई बटे क्या होगा? साइन आर होगा। जरा देखिए साइन आई का मान कितना? साइन 60 डिग्री। और साइन आर का मान कितना? तो साइन 45 डिग्री। अब जरा देखिए क्या होगा भाई जी, √3/2, ठीक है, बट 1/√2, दोनों को ले लीजिए तो ये निकल जाएगा √3/2, √3/2। देखिए कौन सा आंसर है? √3 दोनों रूट में होगा, √3 भी और √2 भी, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहां पर बहुत सारी बातें हैं। क्या बातें हैं? तो जब प्रकाश की किरण, यहां देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए विचलित हो गई है, या तो इधर आएगी या तो उधर भागेगी। इसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर भागती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। और ठीक है, ये जो मैंने लिखा म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये नियम दिया था किसने? तो स्नेल्स लॉ है, ये स्नेल ने दिया था। और यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि पहला जो नियम है वो क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, ठीक है, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत होता है। इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं भाई जी, इसे ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई, आंसर हो गया बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपको। क्या कह रहा है? तो द्रव्य का अपवर्तन √3/2। अब देखिए वायु बटा द्रव्य, तो ये एंगल कितना हो गया? तो एंगल आई बराबर 60 डिग्री और आर बराबर क्या होगा? 60 में से 15 को घटा दीजिए, 45 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री से विचलित हुआ था। वायु से द्रव्य में जाने पर 15 डिग्री का विचलन होता है, इसीलिए हो गया। और अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए बटा साइन आर, और इसको मैंने डील कर लिया √3/2। अपवर्तनांक क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और याद रखिएगा, ठीक है, म्यू बराबर सी बटा भी होगा। यह वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का भी क्या होता है? अनुपात होता है। यानी अपवर्तनांक क्या होगा? वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का भी अनुपात होता है। तो बहुत सारी बातें यहां से सीखा हमने। अपवर्तन क्या है, ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या हैं और किस प्रकार अपवर्तनांक निकालते हैं। अपवर्तनांक होता क्या है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई को भी हम अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चे ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपको। देखिए भाई, प्राथमिक रंग, अरे बाबा रे बाबा, प्राथमिक रंग है भैया। क्या है? प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। कौन कलर? प्राइमरी कलर। तो वह रंग, ध्यान से सुनिएगा, वह रंग जो, ठीक है, जो अन्य रंगों के मिलाने से नहीं बनता है उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और RGB, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला कौन प्राथमिक रंग? तो लाल हरा नीला को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। यानी ठीक है, आपको RGB कौन सा? प्राथमिक रंग होगा। ध्यान दीजिएगा, यह रंग अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होता है। वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक रंग कहेंगे। और याद रखिएगा, प्राथमिक रंगों को मिलाने से ही द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, R+G, यानी वह पीला प्राप्त होगा। लाल और हरा, पीला। फिर देखिए, ठीक है, आपको क्या कर देते हैं? ब्लू और ग्रीन, तो ये प्राप्त होगा सियान। क्या होगा? सियान। और रेड और ग्रीन, ये देखिए, ये क्या होगा? ये लाल और
ब्लू कर दीजिए तो ये मेजेंटा प्राप्त होगा। क्या होगा? ठीक है, मेजेंटा प्राप्त होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। ये मैंने क्या दिया है फिगर आपको, ये प्राइमरी रेनबो का फिगर है। ये प्रकाश की किरण चली यहां से, ठीक है, और ये जल बूंद है। ये देखिए पहले अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर क्या होगा, 7 रंग आपको निकल जाएगा यहां पर, ठीक है, 7 कलर्स प्राप्त होगा। तो ये 7 कलर्स यानी डिस्पर्सन हो गया। यानी जब भी इंद्रधनुष का निर्माण होगा तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिससे आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही इंद्रधनुष कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंद्रधनुष तभी बनेगा जब वर्षा तुरंत हुई हो और वर्षा की बूंदें आकाश में लटकी हुई हो। जब उस पर जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होगा, 3 घटनाएं होंगी। कौन कौन? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, जिससे 7 रंगों की विभिन्न पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही हम क्या कहेंगे? इंद्रधनुष कहते हैं। और श्वेत प्रकाश आपको पता है कितने रंगों का मिश्रण? 7 रंगों का। भिबग्वायर, VIBGYOR, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए इसमें मैंने क्या क्या नोट्स में लिखा है उसको भी देख लेते हैं। क्या मैंने, ठीक है, इसमें, ठीक है, दिया है आपको। चलिए देखिए भैया, बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? प्राथमिक रंग। हाँ, यहां अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के? 3। कितने प्राथमिक रंग? 3। लाल, हरा, नीला। अभी तुरंत मैंने बताया था, लाल, हरा, नीला। यहां देखिए, लाल को हरा से मिलाएंगे पीला, ग्रीन को ब्लू से मिलाएंगे श्यान, लाल को ब्लू से मिलाएंगे मैजेंटा। ये सभी द्वितीयक रंग कहलाते हैं। कौन सा रंग? द्वितीयक रंग। सभी रंगों को आपस में मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? उजला। क्या प्राप्त होगा? उजला। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण से होता है। और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको हम भिबग्वायर कहते हैं। VIBGYOR, यानी यहां बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य और, ठीक है, लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। और याद रखिए, ये 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है इसका तरंग दैर्ध्य। ये होगा लाल, ये होगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। तो याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। डिजिटल माध्यमों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो डिजिटल माध्यम जब भी बात कीजिएगा तो ईमेल आप आजकल खूब यूज करते हैं, ईमेल। फिर देखिए, फिर क्या होगा? ठीक है, गूगल। ये सब क्या हुआ? डिजिटल माध्यम है। ठीक है, आपको ईमेल हो गया, आप लोग जीमेल पर बनाते हैं, याहू मेल पर बनाते हैं, हॉटमेल पर बनाते हैं। हॉटमेल का निर्माण किया था सबीर भाटिया ने, भारत के सबीर भाटिया ने। और डिजिटल माध्यमों को हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीय माध्यम कहा जाएगा। याद रखिएगा, कौन सा माध्यम? तृतीय माध्यम कहा जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा माध्यम? थर्ड मीडियम कहा जाएगा। और जितने भी डिजिटल माध्यम होते हैं सब आपको, ठीक है, बाइनरी संख्या पर आधारित होता है। कौन सा संख्या? बाइनरी नंबर पर यह बेस्ड होता है। एकदम याद रखना है, क्या? बाइनरी नंबर पर। बाइनरी नंबर 0 और 1। 0 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, आपको 0 का मतलब हुआ ऑफ, 1 का मतलब हुआ ऑन। तो ये क्या हो गया? डिजिटल माध्यम हो गया। तो देख लेते हैं इसमें मैंने क्या सॉल्यूशन दिया है। यहां देखिए, डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम कहा जाता है। इसमें ई कॉमर्स, भैया आप क्या करेंगे? अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, यानी इससे हम क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे। दैट इज द ई कॉमर्स। यही क्या है? आपको ई कॉमर्स है। फिर देखिए गेम्स, आजकल बच्चे दिन भर, ठीक है, पबजी 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 करते रहते हैं, तो डिजिटल गेम्स हो गया। वेबसाइट्स भाई साहब, ठीक है, चलेंगे हम लोग वेबसाइट्स पर। rrb.nic.in, क्या हुआ? www.rrbajmer.nic.in, ठीक है, www.bpssc.nic.in। वेबसाइट्स हो गया, ये डिफरेंट वेबसाइट्स है। फिर देखिए मोबाइल एप्लीकेशंस, बहुत सारा। प्ले स्टोर पर गए, डाउनलोड कर लिए। रुक्मिणी पब्लिकेशन लाइव, टेलीग्राम लाइव, रुक्मिणी टेलीग्राम लाइव कर लिए। ये देखिए रुक्मिणी प्रकाशन लाइव, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हम लोग क्या करेंगे? देख सकते हैं जी। डिजिटल सिग्नल्स, केबल, ये देखिए एनिमेशंस, बहुत सारा एनिमेशंस कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए 0-1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है। और ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स किसका योग होता है? तो बाइनरी संख्या के योग से ही डिजिटल सिग्नल्स बनाए जाते हैं। तो भाई साहब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है।
कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा। भैया तब टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर घटा दीजिए, टेम्परेचर नियंत्रित कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हमेशा जो उदासीन विलयन है यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच मान, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 ही रहेगा, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा। याद रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। और पीएच मान 0 से 14 तक होता। बहुत सारी बातें इसमें है। पीएच मान क्या होगा, 0 से 14 होगा और 7 हो गया न्यूट्रल। 0 से 7, यहां देखिए 7 से जब 0 के तरफ जाएंगे तो एसिडिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब 7 से 14 के तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी का मान बढ़ेगा। तो याद रखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन जो भी होगा उसका पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 होगा। चलिए देख लेते हैं क्या मैंने और क्या है एक्सप्लेनेशन इसका। 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। और यहां देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पीएच ये क्या है भाई, ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। और पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। यहां देखिए क्या बोलेंगे इसको, तो किसी विलयन के, ठीक है, ऋणात्मक, यहां देखिए ये क्या है, ऋणात्मक लघुगुणकीय दशाधारीय हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। फिर से सुनिए क्या मैं बता रहा हूं कि ऋणात्मक लघुगुणकीय दशाधारीय हाइड्रोजन आयन सांद्रता किसी विलयन का क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पर पीएच हो गया, उदासीन हो जाएगा जी, 7 होगा। पीएच निगेटिव लॉगरिथम और H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, या किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का दशाधारीय लघुगुणकीय मान होता है। यदि पीएच 7 से क्या होगा, बड़ा होगा तो विलयन क्षारीय, 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय। पीएच 0 से 14 तक लिया जाता है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सोरेनसन महोदय ने। किसने बताया था भाई, सोरेनसन ने बताया था। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। जिमी वेल्स, यहां देखिए विकिपीडिया, क्या है ये, विकिपीडिया क्या है, गूगल है भाई साहब। जिमी वेल्स और लेरी सेंगर ने, ठीक है, आपको फोटो से समझ में आ गया होगा किसने आपका किया था निर्माण, जिमी वेल्स और लेरी सेंगर ने किसका निर्माण किया था, तो विकिपीडिया का। किसका किया था, विकिपीडिया का। जबकि ठीक है गूगल का आपको पता है, ठीक है, लेरी सेंगर ने किया था। किसने किया था, लेरी सेंगर ने। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है, और जुआन कोम ने व्हाट्सएप का किया था। जरा देख लेते हैं क्या मैंने सॉल्यूशन में लिखा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से पूछा जाता है। ये आज का जीवन क्या है, जीवन आधार कहिए एक तरह से। जिमी वेल्स और लेरी सेंगर ने विकिपीडिया की स्थापना 2001 में की थी। ये ध्यान में रखिएगा, कब किया था स्थापना, कि पूछा जाता है 2001 में। फिर देखिए यह 285 भाषाओं में उपलब्ध है। व्हाट्सएप जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन, जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन 2009, एकदम याद रखिएगा। व्हाट्सएप का निर्माण किसने किया, तो जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन, जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन। गूगल की स्थापना लेरी पेज और सर्जरी बिन ने, सर्जरी बिन या सर्जरी बिन ने 1998 में। यह ध्यान रखना है। विकिपीडिया, जिमी वेल्स, लेरी सेंगर 2001, ठीक है। फिर देखिए व्हाट्सएप 2009, जॉन कॉम, ब्रेन एक्टन, ठीक है। गूगल की स्थापना लेरी पेज और सर्जरी बिन ने 1998 में। फेसबुक 2004, मार्क जुकरबर्ग। और इंस्टाग्राम का निर्माण किया केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने। कब, 2010 में। भैया एकदम नोट कर लेना है इसको, क्योंकि ये पूछना ही है, पूछेगा क्वेश्चन, आपको बार बार पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। भैया ये देखिए कह रहा है 111 बाइनरी का मान क्या होता है, 1111 बाइनरी का मान क्या होता है। एकदम आसान है निकालना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1111, ये देखिए 0 1 2 और क्या हुआ 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कीजिए, ठीक है, बेस 1, ये देखिए 1 गुना 2 टू द पावर कितना 3 प्लस, ठीक है, बेस क्या 1 गुना 2 टू द पावर कितना 2 प्लस, ठीक है, बेस 1 2 टू द पावर कितना, तो 1, ठीक है, प्लस बेस 1 2 टू द पावर कितना 0। भैया ये क्या हो गया
2 पावर, ठीक है, आपको 3 यानी 8 प्लस ये देखिए 2 पावर 2 4, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ठीक है, 2 पावर 1 क्या होगा, तो 2 पावर 1 2, ठीक है, और 2 पावर 0 यानी 1 हो गया। यानी 8 4 12 2 14 1 15। अब देखिए इसमें 15 कौन है, ये 2 पावर 4 16 हो गया, 2 पावर 3 ये 8 हो गया, 2 पावर 3 और 1 घटा दिए, 8 में से 1 घट गया 7, और ये देखिए, ठीक है, 16 में से 1 घटा दिए यानी 15 हो गया। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर। देखिए मैंने क्या किया, 1 1 1, तो इसको बिठा दीजिए 0 1 2 3, और क्या करेंगे 1 पर, ये देखिए यहां पर ये कलर बदल लेते हैं। यहां देखिए क्या मैंने किया, ये 1 को यहां ले आया और इसका पावर दे दिया 2 का, ठीक है, 1 को यहां ले आया, पावर दे दिया क्या, ये देखिए इसको दे दिया, 1 को यहां ले आए, पावर क्या दे दिए, ये देखिए ऊपर दे दिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लिए। कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर। कौन सा नंबर, तो सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन भी किया है, सेम चीज किया है। 1 1 1 बाइनरी संख्या, आपको पता है 15 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 15 आपका आंसर होगा। 0 1, तो ये बाइनरी संख्या है। 0 1 का, 0 का अर्थ क्या है, ऑफ, 1 का अर्थ है ऑन, याद रखना है इसको। ये डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर अलग होता है और बाइनरी नंबर क्या होगा, अलग होगा। बाइनरी नंबर हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। कह रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर W न्यूटन है। कितना न्यूटन है भाई जी, तो W न्यूटन है, और उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा, ये निकालना है भाई। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले भार, ये देखिए जी बराबर क्या होता है, जी बराबर जी डैश, ये देखिए क्योंकि पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए ऊपर, ये एच ऊंचाई पर गए, तो जी डैश बराबर होता है जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी इंटू 1 प्लस एच बटे आर टू दी पावर -2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। इधरो एम लगा दीजिए, इधरो एम लगा दीजिए, ये भार हो गया। डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू, इसको नीचे कर लेते हैं, डब्ल्यू डैश बटे डब्ल्यू, 1 प्लस यहां देखिए 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। अब देखिए भैया क्या होगा, W बटे, अब क्या है कि कितनी ऊंचाई पर गया है भाई, कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर। ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, R थी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, R थी भाई जी, यहां देख लीजिए R थी, तो अब कितनी ऊंचाई पर गया, 1 प्लस आधी ऊंचाई पर, तो R/2 इंटू R का होल स्क्वायर, ये निकाल लीजिए, R कट गया, 1/2 यानी ये निकल गया W इंटू कितना निकल गया, 1 प्लस 1/2, तो यानी ठीक है कितना निकल गया, 3/2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर चला गया, कितना हो गया, तो 4/9 इंटू डब्ल्यू, 4/9 इंटू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, 4/9 इंटू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू डब्ल्यू। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब भी भार निकालने के लिए बोले भैया, जब भी भार निकालने के लिए बोले ऊंचाई पर, तो डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू बटे 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, यही वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है, निकाल लेना है। यहां R/2 था तो R/2 काट देते, क्या होगा 4/9W हो जाएगा। कुछ ऊंचाई, कैसे भी ऊंचाई जाएगा तो भी आपका वैल्यू निकल जाएगा, एकदम याद रखिएगा। W डैश बराबर ये ऊंचाई पर भार बराबर पृथ्वी के तल पर भार, ऊंचाई पर भार, ठीक है, बराबर क्या होगा, पृथ्वी के तल पर भार 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर। इसके आधार पर आप ठीक है भार निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इसमें पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी के तल पर भार W, ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर भार कितना, 4W/9 होगा, 4W/9 होगा। यहां देख लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां पर h का वैल्यू R/2 पुट कर दिया तो निकल गया 4/9W। अब जरा देखिए, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भार का मान घटेगा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भार का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ध्रुव पर भार का मान क्या होगा, महत्तम होगा। विषुवत रेखा पर भार कम होगा, याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर भार क्या होगा, कम होता है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर भार क्या होगा, घटता है, एकदम सही। पृथ्वी के अंदर जाने पर भार क्या होगा, घटता है। वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पर, ध्रुव पर होता है, एकदम याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया पृथ्वी से ऊपर जब तक क्या होता है तो भार का मान घटेगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, भार का मान घटेगा, और पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होगा,
शून्य हो जाएगा। और सबसे अधिक भार कहां होगा, तो ध्रुव पर होगा, विषुवत रेखा पर भार कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए भैया 13 नंबर, ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि देखिए ये क्या होगा कि ध्रुवक ग्लास इसीलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ध्रुवक ग्लास जो है ना पोलराइज्ड ग्लास होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दो ग्लास के का प्लेट लेते हैं और ठीक है, और दो ग्लास का कांच का टुकड़ा लेंगे और बीच में हम ठीक है क्या रख देंगे, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की एक परत बनाते हैं, उसके बीच में रख देते हैं, जिससे क्या होगा, ये बन जाएगा पोलराइज्ड ग्लास। और ये पोलराइजेशन को क्या करता है, कम करता है, यानी चकाचौंध नहीं होने देगा। ध्रुवन के कारण वे प्रकाश यानी पोलराइजेशन नहीं होने देगा और ध्रुवन के कारण वह चकाचौंध को क्या करेगा, रोक लेगा। इसीलिए धूप चश्मों का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिए कि धूप चश्मों में हम लोग सिल्वर क्लोराइड के लेप का भी प्रयोग करते हैं, AgCl के लेप का भी प्रयोग करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या होता है, आपको दो कांच का टुकड़ा लेते हैं और उसके बीच में हम सेलुलोज और ठीक है सेलुलोज का एक परत डाल देते हैं और उसको चिपका देते हैं, जिससे आपको बन गया क्या, पोलराइड कांच। यह पोलराइड कांच पोलराइजेशन को, चकाचौंध को रोकने का कार्य करता है, जिससे आपके आंख में प्रकाश सीधे प्रवेश नहीं कर पाता है और आप क्या होता है, आप अच्छे से देख पाते हैं। याद रखिएगा कि इस धूप चश्मों में हम लोग इस सिल्वर क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और विस्तार से कि ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता ठीक है चकाचौंध ठीक है चकाचौंध कर देता है, इसीलिए ध्रुवक ग्लास को यूज करते हैं। पोलराइज्ड लेंस पोलराइज्ड झिल्ली से बने होते हैं जो दो कांच के परतों के बीच डालकर बनाए जाते हैं। यह पॉलीकार्बोनेट से भी बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से भी यह बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न। जब एक समान, ध्यान दीजिएगा, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, ये क्या होगा कि समान या आवेश इसको दे दिए, जब आवेश दे दिए, मान लीजिए यहां विभव भी होगा, तो कितना भी अंदर में जाइए गोले में क्या होगा, विभव हर जगह एक समान होगा, विभव हर जगह एक समान होगा, विभव हर स्थान पर एक समान होगा। ध्यान में रखिएगा, विभव हर स्थान पर एक समान होता है। कैसा होगा, एक समान होता है। एकदम याद रखना है आपको कि उतना ही रहता है जितना क्या होगा, सतह पर होता है। लेकिन यदि आप इसको आवेश क्यू देते और कहते कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालिए या अंदर विद्युत क्षेत्र निकालिए, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, लेकिन विभव हमेशा, याद रखिएगा, विभव हमेशा क्या होगा, एक समान रहेगा, उतना ही होगा जितना सतह पर होगा। तो भाई साहब इसका आंसर होगा उतना ही रहता है जितना सतह पर होगा। अब यहां पर एक चीज आता है क्या, विद्युत विभव किसको कहते हैं, तो एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन एक कूलम्ब आवेश को ठीक है अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहेंगे। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। याद रखिएगा क्या होगा, वोल्ट होगा। और वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम्ब। क्या होगा, जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कह रहा है इसी में। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव भी उतना ही रहता है जितना सतह पर होगा। विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत विभव Q बराबर 4πε0r होता है। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है, यानी जूल पर कूलम्ब। और किसी आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जैसे ही अंदर जाएंगे तो आवेश आपको जाएगा नहीं अंदर, इसीलिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एंजाइम क्रिया करता है, ये देखिए एंजाइम, एंजाइम इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम को क्या बोलेंगे, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एंजाइम को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, एंजाइम ENZYME, एंजाइम को बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। भैया जैव उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहा जाता है
और यह संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, तब जाकर के ठीक है आपको रिएक्शन करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को ENERGY एनर्जी को क्या करेगा, डाउन कर देगा, घटा देगा, तभी जाकर के यह अभिक्रिया करता है। तो याद रखिए एंजाइम ठीक है कब क्रिया करेगा, तो एंजाइम कब क्रिया करेगा, जब ठीक है यह संक्रियण ऊर्जा को घटा देगा तभी यह काम करेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और यह जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो एकदम याद रखना है आपको, जैव उत्प्रेरक की भांति। पीएच के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, एकदम याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा हूं मैं। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, एंजाइम संक्रियण ऊर्जा घटाकर कार्य करता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, एकदम याद रखिएगा। ऑल एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। किससे बना होगा, प्रोटीन से। पॉलीपेप्टाइड होता है ये सारे। एंजाइम की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, पहला नंबर पीएच प्रभावित करेगा, ठीक है, तापमान प्रभावित करेगा, सांद्रण प्रभावित करेगा, सबस्ट्रेट प्रभावित करेगा। जिस पर एंजाइम क्रिया करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। कुछ प्रमुख एंजाइम एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस और ठीक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम है जो आपके डाइजेशन को प्रभावित करता है। तो याद रखिए इसको कि एंजाइम संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी घटाकर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोकैरियोट्स, तो ऐसा सेल जिसमें देख लीजिए ठीक है, फिगर भी आपको है यहां पर, ऐसा सेल जिसमें क्या होगा, आदिम जमाने का यह सेल है, प्रारंभिक सेल है, जिसमें आपको क्या होगा कि पूर्ण विकसित सेल आपको क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियाइड ऐसे ही फैला होगा। ऐसे ही सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोकैरियोट सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। याद रखिएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लाज्मा झिल्ली होगा, डीएनए होगा और आरएनए होगा, और 70 एसआरएनए होता है। कितना एसआरएनए, 70 एसआरएनए होगा लेकिन आपको क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। याद रखिएगा कि सेल दो प्रकार के, यदि पूर्णतः विकसित न्यूक्लियस होगा तो ऐसे सेल को यूकैरियोट्स बोलते हैं। अगर आपको यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे, अगर पूर्णतः विकसित आपका सेल ठीक है नहीं होता है तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। सेल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स होता है। ध्यान में रखिएगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन पूर्णतः ठीक है विकसित सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल्स में पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, तो ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। किसके ऑक्सीकरण के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, और यह एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में कहां पर होता है, तो ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। कहां होगा, मैट्रिक्स में होता है। तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या 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 इसमें मैंने लिखा है, यहां देख लीजिए क्या है भाई। तो ये देख लीजिए कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, इसमें ठीक है विकसित केंद्रक होता है, ये इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और डीएनए ये क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या ले जाएगा, इंफॉर्मेशन को ले जाएगा, और इसे आनुवंशिक वाहक भी कहते हैं। ये क्या होता है, जिन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सहायक होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा, तो आरएनए करेगा। डीएनए क्या करेगा, तो यह जीन का वाहक होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशंस को ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो याद रखिएगा जीन करता है। क्या करेगा, जीन करता है। चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है क्वेश्चन। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से ठीक है अक्रिय होते हैं, क्योंकि ठीक है अक्रिय होते हैं क्योंकि वो मोनोएटॉमिक होते हैं। निश्चित रूप से ठीक है आपको जो आपका अक्रिय गैस है वो मोनोएटॉमिक होता है, उनकी आयनन क्षमता कम होती है, ठीक है ये गड़बड़ है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होती है। यही आपको आंसर होगा आपका, दुर्लभ गैस। ये देखिए ठीक है आपको ये दुर्लभ गैस है, ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में, या आवर्त सारणी के सबसे दाएं, या आवर्त सारणी के ध्यान दीजिएगा सबसे दाएं
या ध्यान में रखिएगा ये 8A वर्ग में, किस वर्ग में? 8A वर्ग में पाया जाता है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये क्या है? अक्रिय गैस है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो अक्रिय गैस है इसे दुर्लभ गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस है, क्योंकि ध्यान में रखिए बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। आपको सबसे अधिक आपके वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? आर्गन, लेकिन रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस होता है। और ये देखिए, ठीक है, आपको कोई भी आवर्त है, कोई भी आवर्त स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा? शुरू होगा क्षार धातु से। कौन सा शुरू होगा? क्षार धातु से। कोई भी आवर्त शुरू होगा क्षार धातु से, और अंत कहां होगा? अक्रिय गैस पर अंत होगा। कहां अंत होगा? अक्रिय गैस पर। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग? 18 वर्ग हैं। पहला वर्ग क्षार धातु, दूसरा वर्ग, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु, और 3 से लेकर के 13 तक संक्रमण धातु। और ये देखिए यहां ये क्या हो गया? आपको 13वां वर्ग है बोरोन, बोरोन वर्ग है, बोरोन वर्ग है, और ये कार्बन वर्ग है, ये नाइट्रोजन वर्ग है, और ये ऑक्सीजन वर्ग है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हेलोजन वर्ग कहते हैं। और नीचे में लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स है, लेंथेनाइट्स है, और ये क्या है? एक्टिनाइट्स है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट तत्व हैं। याद रखिएगा कि कोई भी आवर्त सारणी में आवर्त जो स्टार्ट होगा वह कहां से कहां? तो वो स्टार्ट होगा क्षार धातु से लेकर के अक्रिय गैस तक। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम है, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी यह किसी भी प्रकार से आपको क्या नहीं करेगा? तो रिएक्शन नहीं कर सकता है, यानी स्थिर, ठीक है, इसका क्या होगा? स्थिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दुर्लभ, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में क्या होगा? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन अक्रिय गैस हैं। ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। किसी भी आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में यह पाया जाएगा जी। किसी भी आवर्त सारणी के आवर्त का अंतिम तत्व क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। अक्रिय गैस की खोज रैम्जे, रेले और लोकेयर ने किया था। रैम्जे, रेले और किसने किया? लोकेयर ने किया। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपको। भैया ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? जैसे ही साबुन को धनावेश या ऋणावेश कुछ भी दीजिए, ये साबुन है, क्या है? साबुन है। साबुन को या तो धनावेश या ऋणावेश देंगे तो साबुन का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। साबुन का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा? आपस में ये आवेश जो है ये आपस में क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा, इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। याद रखिएगा साबुन के बुलबुले का आकार साबुन के बुलबुले की भांति होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होगा, क्योंकि आंतरिक दाब जो है पीआई और बाह्य दाब पी नॉट होता है। हमेशा साबुन के बुलबुले में दाब का मान, आंतरिक दाब का मान बाह्य दाब से अधिक होना पड़ेगा, नहीं तो यह बुलबुले का आकार नहीं बना पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर होगा भाई जी। कौन सा नंबर होगा? बी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका थ्योरी क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाए तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, किसी साबुन के बुलबुले को धनात्मक या ऋणात्मक आवेश देने पर समीपवर्ती परतों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे बूंद के आकार में वृद्धि होती है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और यह बताया था किसने? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और यहां मैंने फिगर भी बनाया है जो आपको स्पष्ट होगा। आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर कूलम्ब पर सेकेंड। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन कौन है भैया? ये ऑक्सीन है। ये क्या हुआ? इंडोल एसिटिक एसिड। ये देखिए इंडोल एसिटिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कृत्रिम ऑक्सीन कहते हैं। याद रखिएगा कृत्रिम ऑक्सीन कहेंगे। और ये प्राकृतिक रूप से वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। जबकि 2,4-D जो है वो क्या है? ये खरपतवार नाशी है। कौन सा है? खरपतवार नाशी है। याद रखिएगा खरपतवार क्या होता है? नाशी होता है 2,4-D। चलिए वीडिसाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? वीडिसाइड बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा हम लोग क्या कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें मैंने इसमें बताई है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड है। इसको हम IAA भी कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन ऑक्सीन है। ऑक्सीन, ठीक है,
प्रमुखतः दीर्घकरण को प्रेरित करता है। ऑक्जीन्स की खोज बेंट ने, किसने किया था ऑक्जीन्स की खोज? बेंट, BENT, बेंट नामक वैज्ञानिक ने किया था, जई के पौधे में किया था। और लिखिए, इस हार्मोन का स्थानांतरण सक्रिय तथा एक दिशीय होता है। आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ड्वार्फ पौधा है, बौना पौधा है, उसको लंबा कर दीजिए, कौन सा हार्मोन? तो जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। याद रखिएगा, बौना पौधा लंबा हो गया जिब्रेलिन के कारण। फिर देखिए, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो साइटोकाइनेज। यानी सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है? तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कौन? साइटोकाइनिन। जीर्णता को विलंबित कौन करता है? साइटोकाइनिन। यहां देखिए 2,4-D, ये क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D को क्या बोलेंगे? तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलेंगे। और ध्यान में रखिएगा, यह खरपतवारनाशी है। NNA क्या होता है? NAA क्या होता है? यह नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है। यह कार्बनिक यौगिक है, ये रोडेंटिसाइड्स होता है, यानी आपको चूहे वगैरह को मारने में यह प्रमुख रूप से कार्य जाएगा। और मेलिक हाइड्राजाइड एक सिंथेटिक यौगिक है जो पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। याद रखिएगा, मेलिक हाइड्राजाइड क्या करेगा? तो पौधे को उत्तेजित करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है? भैया चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या परमाणु है। HNO2 भैया इसमें कितने हैं? तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस क्या होगा? 2, यानी 4 परमाणु। जरा इसमें देखिए 2, ठीक है, 1 3 और 4 7 परमाणु। जरा इसमें देखिए 3 परमाणु, इसमें देखिए 2 दूनी 4 1 5 परमाणु। सबसे अधिक परमाणु किसमें? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में। याद रखिएगा, H2SO4 को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल कहेंगे। इसका उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं, यानी कार के बैटरी में सबसे अधिक किसका प्रयोग होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। जबकि ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे चूना जल या स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है? आपको पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होता है। किसको गर्म करने के लिए? पृथ्वी को गर्म करने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत सारा उपयोग इसका होता है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होगा, ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्पंजी बनाने में उपयोगी होगा, यानी बहुत सारे कार्यों में किसका प्रयोग करेंगे? तो CO2, किसका? CO2 का प्रयोग करेंगे। भैया चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। मैंने क्या किया है? सबसे अधिक परमाणु H2SO4 में कितने? 7 परमाणु। HNO2 में 4 परमाणु, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 5 परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने बता दिया है कि इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं या नींबू पानी कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और CO2 अगर ठोस रूप में रहता है, ये देखिए ठोस रहेगा, तो इसको हम ड्रा आइस कहते हैं। क्या कहेंगे? ड्रा आइस कहते हैं। और हमारे वायुमंडल में इसका प्रतिशत 0.03% है, और इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में, खाद्य पदार्थों का स्पंजी बनाने में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपकी सेवा में मैं समर्पित हूं, और आपकी भलाई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, और इतने ठीक है बेहतर तरीके से आपका डिस्कशन करा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाइए, और आपको के सफलता में 4 चांद ये निश्चित रूप से लगाएगा। चलिए मिलते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये देख लीजिए भैया, ये देख लीजिए। मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा था? तो ठीक, मनुष्य ने 1969 में चांद पर कदम रखा था। और याद रखिए कि पहली बार चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने और एडविन ऑल्ड्रिन ने। याद रखिएगा 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा गया था। चांद नेचुरल, पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन है भाई? तो नेचुरल सैटेलाइट है कौन? तो आपको चांद है एकमात्र, और इस पर पहली बार कदम रखा गया था कब? 1969 ईस्वी में। जरा देखिए, बहुत सारी बातें मैंने यहां लिखी है कि मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम 1969 में रखा था। और ठीक है, ये देखिए अपोलो 11 से, कौन सा यान से गया था भैया? तो अपोलो 11 से गया था। और 2 वैज्ञानिक याद रखिएगा यहां पर, कौन कौन नाम? तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। और भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन 2008 में हुआ था। और ये देखिए PSLV C11 रॉकेट द्वारा चंद्रमा के सतह पर पहली बार उतरा गया था। भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था, और इसी के द्वारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। इसीलिए मैंने यहां पर 2 लिखा है कि 2019 में, याद रखिएगा
रखिएगा कि यहां दो बातें, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये दोनों पहुंचा था। तो बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं। कवक विज्ञान, भैया कवक विज्ञान, मशरूम, मशरूम देखिए, मशरूम यानी कवक विज्ञान क्या हुआ, मशरूम विज्ञान। मशरूम, मशरूम है, मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन होता है और यह मशरूम का अध्ययन है, यानी फंगी का अध्ययन है। मशरूम क्या हुआ, फंगी है, फंगी मतलब कवक होता है, फंगी मतलब क्या होता है, कवक होता है, इसका अध्ययन है। तो आंसर हो गया बी। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, परजीवी का अध्ययन पैरासिटोलॉजी बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी, और क्या होगा, वायरस का अध्ययन क्या होगा, वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। तो देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हम लोग करते हैं इसमें क्या है, कवक का अध्ययन, कवक विज्ञान, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और बार बार क्वेश्चन पूछता है, फाइकोलॉजी, यह शैवाल का अध्ययन है। फाइकोलॉजी, यह किसका अध्ययन, तो शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, ठीक है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। कवक क्या होगा, पर्णहरित होता है, संवहन उत्तक रहित होता है, केंद्रक युक्त होते हैं। ये अपना जीवन परजीवी के रूप में भी, सहजीवी के रूप में भी और मृतोपजीवी के रूप में। परजीवी मतलब दूसरे के शरीर पर रहकर, सहजीवी मतलब दोनों के बीच संबंध स्थापित करके, और मृतोपजीवी मतलब अपघटक पर जीवन व्यतीत करता है। कवकों में, यहां देखिए, कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजेन और वसा के रूप में रहता है। आपको कवक में किसके रूप में संचित भोजन होगा, तो दो के रूप में, या तो वसा या ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, कवक का बाह्य आवरण जो होता है वह काइटिन का बनता है। किसका बनेगा, काइटिन का बना होता है। तो एकदम ये सब बातें याद रखनी है आपको, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है आपका। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। यह देखिए, बार बार मैं बताता हूं कि भाई साहब, ठीक है, हमेशा क्या होगा, तो आवेशित कण, कौन सा कण, आवेशित कण, आवेशित कण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होते हैं। तो ये देखिए, विक्षेपित होते हैं। अब यहां पर देखना है आपको कि कौन आपका आवेशित कण है, कौन आपका आवेशित कण है। तो यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन आपका आवेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन आपको आपका आंसर होगा। जबकि न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो क्या होता है, तो न्यूट्रिनो आवेश रहित, ठीक है, द्रव्यमान रहित, आपको केवल इसमें क्या होता है, चक्रण, चक्रण वाला, ठीक है, आपको प्रतिकण होता है। न्यूट्रॉन, ये देखिए, ये द्रव्यमान इसमें होगा, लेकिन यह जो है नाभिक में रहेगा, लेकिन यह आवेश रहित होता है। फोटोन, यह ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का पैकेट है। ऊर्जा के पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया था। तो यहां से देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ तीन प्रकार के किरणों को उत्सर्जित करते हैं, अल्फा, बीटा और क्या, गामा। अल्फा धनात्मक आवेश, बीटा याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश, यह इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अल्फा हीलियम आयन है, और गामा, ठीक है, आपको पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्या है, EMW है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी का आंसर देख लीजिए क्या है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ तीन प्रकार के कणों का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा, बीटा और क्या, गामा। अल्फा कण हीलियम आयन होता है और यह धनात्मक आयन होगा। अल्फा कण क्या होगा, हीलियम आयन या धनात्मक कण होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा कण क्या है, हीलियम आयन है, He++ आयन है। और ठीक है, बीटा कण क्या है, ये ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, ये इलेक्ट्रॉन आयन है। गामा किरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, या उच्च फोटोन ऊर्जा होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है और नाभिक में स्थित होता है। तो इसका आंसर आपको मैंने मार दिया है। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका लगाए जाने का विचार किसने दिया था, तो टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। लेकिन खसरा यानी मिजल्स के, ठीक है, टीका के लिए आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था का जॉन एफ एंडर्स ने। याद रखिए, जॉन ऑफ एंडर्स ने, इन्होंने खसरा के टीका लगाने का विचार प्रस्तुत किया था। यहां देखिए, एडवर्ड जेनर, यानी एडवर्ड जेनर को, ठीक है, आपको टीकाकरण का जनक कहा जाता है, टीकाकरण का जनक कहते हैं। याद रखिएगा, टीकाकरण का क्या करेंगे, जनक कहते हैं। जंगल बुक नामक किताब की रचना किसने की, रुडयार्ड किपलिन ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक का, कवक से एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। और एंटीबायोटिक जीवाणु के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण क्या है, हथियार है। याद रखिएगा, यह एक औषधि है जो जीवाणु पर कार्य करता है। चलिए देख लेते हैं इस पर मैंने क्या क्या लिखा है, जरा देखिए।
ठीक है, नोट्स में क्या है, खसरा को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार 1963 में जॉन एंडर्स ने, याद रखिएगा जॉन एंडर्स ने दिया था, जॉन एफ एंडर्स ने दिया था। खसरा विषाणु जनित रोग है, ठीक है, इसमें शरीर के ऊपर छोटे छोटे पानी युक्त दाने आ जाते हैं जिसे कोपिक्स स्पोक, ठीक है, कोप्लिक्स स्पॉट्स कहा जाता है। देखिएगा कि ये व्यक्ति है, इस पर छोटे 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 दाने आ जाएंगे और याद रखिए पानी युक्त होता है जिसे कोप्लिक्स स्पॉट्स कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। किसने टीकाकरण की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, एकदम ध्यान में रखिएगा, और यह कवक से बनाया गया था। जबकि जंगल बुक का निर्माण किसने किया था? तो ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग। कवक से क्या बनाया गया था? तो पेनिसिलिन का निर्माण किया किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन वर्तमान में आपको अधिक से अधिक आपका एंटीबायोटिक का निर्माण बैक्टीरिया से किया जाता है। किससे किया जाएगा? बैक्टीरिया से किया जाता है। चलिए याद रखिएगा, खसरा, याद रखना है कि खसरा जो है क्या है? विषाणु जनित रोग है, यानी यह जो है आपको वायरस के कारण होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। ओपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है? भाई जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बगैर लिंग जनन हुए भ्रूण के निर्माण को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। यहां पर इसका क्यों मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया, तो आपको पता होगा कि आजकल जो है ठीक है, बार बार आपको हाइब्रिड बीज गांव घर में जाइएगा ना, बोलेगा अरे ये तो मक्का के बीज का है हो, तो ये तो हाइब्रिड है। और एक बार किसान जो है हमेशा खेत में ठीक है बीज डालने से पहले बराबर चिंता में रहता है कि बीज लाना है, पुराना बीज यूज नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हाइब्रिड बीज जो है एक बार ही खेत में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, एक बार खेत में। और ये किस तकनीक से तैयार किया जाता है? तो जिस तकनीक से तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण अगर किया जाता है तो इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पैदावार होता है और एक ही बार, दूसरे बार क्या होगा? इनफर्टाइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, केवल अनाज से मतलब रहेगा। तो इसमें देखिए तो क्या होगा? एपोमिक्सिस बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण होता है। ये न तो लैंगिक जनन है न तो अलैंगिक जनन है, याद रखिएगा, ठीक है। एपोमिक्सिस का अर्थ है बिना लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण। इसका अर्थ है बिना निषेचन के। क्या अर्थ है? बिना निषेचन के। इसमें युग्मक के बिना संलयन के नई संतति का निर्माण हो जाता है। इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। संकर बीज का उत्पादन, संकर किस्म की खेती, उत्पादकता बढ़ाने में इसका मुख्य उपयोग होता है। तो ये ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस क्या? तो बिना निषेचन के अगर हम भ्रूण का निर्माण कर लेंगे और उससे संतति का विकास कर लेंगे तो इसे ही तो एपोमिक्सिस कहते हैं। और ये देखिए ठीक है क्या हुआ, इसमें न तो नर भाग लेगा न तो मादा युग्मक भाग लेगा। याद रखिएगा मेनली इसका उपयोग वर्तमान समय में संकर बीज के निर्माण में और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये आज का सेशन का मैं 25 प्रश्न आपको करवाया। सेट नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मेरे से जुड़िए, आपकी सफलता के लिए मैं लगा हुआ हूं निरंतर, ठीक है। किसी भी हालत में मुझे आपकी सफलता चाहिए और इसमें मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बात याद रखना है कि देखिए ठीक है, बिना मेहनत के अगर कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि सफलता मिलेगी तो गलत बात है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई किताब ऐसी नहीं बनी है मार्केट में जो आपको सफलता एक किताब के पढ़ने से मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, निरंतर ठीक है, निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता ठीक है मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं सफल हूं या हो रहा हूं तो ये गलत बात है। कोई आपको सफलता नहीं दिला सकता है। आपको सफलता आपके कर्म पर ठीक है, आपके कर्म से ही मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।